पिक्चर चालू करो बे। चंद्रशेखर जी, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पे कि एक दिन वो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आरक्षण विरोधी है। क्या आपको भी लगता है कि आरक्षण पे खतरा है, जबकि नरेंद्र मोदी से लेकर अब तो मोहन भागवत भी ये क्लैरिफाई कर चुके कि आरक्षण खत्म नहीं होगा? आपको लगता है या सिर्फ ये पॉलिटिकल गिमिक है, एक स्लोगन है? देखो सुकेश जी, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मैं स्पष्ट कर दूं, कोई क्या कह रहा है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन किसी भी पार्टी का एजेंडा, उसका मैनिफेस्टो, उसकी विचारधारा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये अगर पावर में आएगा तो क्या करेगा। जैसे अगर इवन आप मेरी तरफ देखोगे, अगर चंद्रशेखर पावर में होगा तो क्या होगा, तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि विचारधारा का खेल है। तो आरएसएस बीजेपी की जो विचारधारा है, संघ की जो विचारधारा है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, वो हमेशा से, चाहे वो संविधान रहा हो, चाहे वो तिरंगा रहा हो, और चाहे वो आरक्षण रहा हो, या कमजोर वर्गों की तरक्की रही, या महिलाओं का सम्मान रहा हो, वो हमेशा इसके विरोधी रहे। इसको आप नहीं डिनाई कर सकते। और इसके लिए मैं फिर कहता हूं, 2 अप्रैल 2018 के को याद करोगे तो एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी को समझ में आया कि सीधे रवैये से नहीं कर सकते, तो अब लेटरल एंट्री हो रही है, अब निजीकरण हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, जब सारी संस्थाओं का निजीकरण हो जाएगा सरकारी, तो सरकारी नौकरी रहेगी, तो आरक्षण के झुंझुने का क्या करेंगे? अब तो SC ST के बैकलॉग से ज्यादा OBC के बैकलॉग, EWS का बैकलॉग आ रहा है। वो कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता। अब तो पिछले दरवाजे से सबको जो, अब तो नई नियुक्तियां नहीं आ रही है, संविदा, ठेकेदारी, और उनको परमानेंट कर ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आरक्षण ये तो मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूं। दो राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, कांग्रेस और बीजेपी, आप किससे मानते हो कि अंबेडकर की विचारधारा को वो ज्यादा मानते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, आजाद समाज पार्टी के अलावा कोई नहीं मानता है। उनका फोटो सब लोग लगाते हैं, उनका फोटो सब लोग लगाते हैं, उनके सिद्धांतों की बात मुंह से, मंच से बहुत करते हैं, लेकिन जब आप पार्टी अपनी उसमें होते हो सरकार में, तब लागू कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप याद करो, बाबा साहब अंबेडकर ने एलिनेशन ऑफ कास्ट लिखी, इस बात को तो आप, इस बात से तो एग्री हो? तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कभी रहा हो जाति का विनाश, तो आप मुझे बता दो। जो बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि जातिहीन समाज बने, तो कांग्रेस किसी लीडर ने उसकी पहल की, तो आप मुझे बता दो। और भाजपा के लोग तो कर ही नहीं सकते। अगर आरएसएस भाजपा के लोग, जैसे एक विषय आया था, तो मुझसे मीडिया में किसी ने पूछा, मैंने कहा कि मैं जिससे उम्मीद ही नहीं करता कि वो बाबा साहब अंबेडकर सम्मान करेगा, मैं इस पर क्या बुरा मानूं। बात तो सही है। चलिए, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव जी के बारे में क्या राय है आपकी? आप महापुरुषों के नाम पे जितने जिले बने थे, सबका नाम बदल दिया, और सहारनपुर में तो झगड़ा करा दिया एक, कि मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे जो बना था, जो एक मेडिकल कॉलेज बना, उसका नाम बदल दिया। एक इस्लामिक स्कॉलर है, उनके नाम पर रख दिया कि एक झगड़ा हो जाए। और बहुत सब कुछ है जो नहीं कहना चाहता, वरना फिर बाद में ये चर्चा होगी कि आज चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पे हमला कर दिया। आपके तो अच्छे संबंध थे। डिमोशन, आप देखो जो डिमोशन हुआ है 2012 में, जो डिमोशन हुए सरकारी कर्मचारियों के, वो अखिलेश साहब की मेहरबानी से हुए, इन्होंने किए। एक CEO को SI बना दिया, एक एक्शन को JE बना दिया, ये सब अखिलेश जी के समय काल में हुआ। और जितने खून के आंसू कर्मचारियों ने इनके सरकार में रोए, कभी नहीं रोए, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने इनको गले लगाया कि चलो भाई इनसे गलती से हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गुंजाइश है, मुझे नहीं लगता है। मायावती कहती थी एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, आप भी यही कहते हो? काशीराम साहब कहते थे। हाँ, काशीराम साहब के कहने के बाद बहन जी ने कहना शुरू किया, और मैं फिर कह रहा हूं, अब हम उनसे नहीं लड़ रहे, हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं कि हमें पावर चाहिए, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं, जैसे मुझे अगर यहाँ कुछ चेंज करना है, तो जब तक मेरे पास यहाँ पावर नहीं, मैं कैसे कर दूंगा? जैसे एजुकेशन, मैंने कहा पार्लियामेंट में कि एजुकेशन सभी के लिए मुफ्त होनी चाहिए, और एजुकेशन जो सरकारी नौकरी कर रहा है, भाई जो लोग हाई स्कूल इंटर तक, ग्रेजुएशन तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हमें MBBS सरकारी स्कूल से करनी है, IIT जाना है। मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूं कि जब तक सरकारी कर्मचारी से लेके और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं का, चाहे वो किसी पोस्ट पे हो, और आम किसान का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक कोई बहुत बदलाव नहीं हो सकता। क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा खड़ा हो गया है कि वहां से गरीबों का बच्चा मुकाबला नहीं कर सकता है। 5,000 रुपए फीस देने की हिम्मत हर परिवार में नहीं है एक बच्चे की। और ऐसे ही अगर आप मेडिकल क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, तो आपको यहां भी करना पड़ेगा कि सारे नेताओं का इलाज, अब एम्स में सबसे अच्छा इलाज है या नहीं है, आप बताओ? तो एम्स में अच्छा इलाज इसलिए कि नेताओं का इलाज वहां होता है, नेताओं की एंट्री में। आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाऊंगा, मेरी एंट्री हो जाएगी, लेकिन क्या आम आदमी घुस सकता है उसमें? नहीं। मैं अपने फादर को नहीं भर्ती करा पाया था, मुझे आज भी टीस इस बात की, पावर स्ट्रक्चर है वहां। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब एक ही बेड पे DM, SSP, CO, विधायक, सांसद, मंत्री
का परिवार या उनके परिवार का कोई व्यक्ति या वो खुद इलाज करा रहे होंगे और वहीं गरीब किसान मजदूर का इलाज होगा, तब अस्पताल में फैसिलिटी मिलेगी, दवाइयां मिलेंगी, टेस्ट भी वहीं होंगे और बिल्डिंग भी अच्छी होगी, यानी कि अच्छा इलाज, गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई मिलेगी। इसी गैर बराबरी की बात तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। तो मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, मैं अपनी आपसे क्या कहा? स्पेस देख रहे हैं आप। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि जो हम करना चाहते हैं वो करने के लिए हमें पावर चाहिए और पावर सत्ता से आएगी। हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं उनके पास तो सत्ता रही है, उन्होंने जितना किया आप देख लो, उनके पास सत्ता रही है। 0 फीस पे एडमिशन होते बंद करा दिए, ठेकेदारी में आरक्षण था 2012 में, सब हटा दिया उन्होंने, जिनकी बात आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस लंबे समय सत्ता में रही है तो कितना बदलाव किया आप देख लो इन विषयों पे। आज भी 80 महिलाओं के साथ एक दिन में रेप जैसी घटना, हत्या जैसी घटना होती है। ये सरकार को इस पर खुश होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को इस पर खुश होना चाहिए। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, आप भी अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को रात को 11 बजे नहीं निकाल सकते दिल्ली और इसमें मेट्रो सिटी में भी, यहाँ नोएडा में भी ये हालात हैं। आज इस तरह से क्राइम जो है पैर पसार चुका और बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं होता है। हमने तो सत्ता को खड़े देखा अपराधियों के पक्ष में, चाहे हाथरस हो या कोई और घटना हो। यू आर राइट ब्रो। आज मैंने अभी एक पोस्ट की, जम्मू में हुआ, कठुआ में एक नाबालिग बच्ची के साथ, शेड्यूल कास्ट की बच्ची है, और कोई नहीं आवाज उठाएगा। आप मेरी बात को याद रखें, जो हमारे दर्द पे आवाज नहीं उठा सकते हो क्या भला करेंगे हमारा? क्या हम नहीं जानते हैं? परभनी में मार दिया हमारे सोमनाथ सुरेश, यात्रा कर रहे हैं हमारे लोग, 6000 लोग, महिलाएं उनमें, मंत्रालय जा रहे हैं परभनी से, और सतनामी समाज के 250 बच्चे बंद हैं छत्तीसगढ़ में, और किसको तकलीफ हुई? आप मत कहलवाओ मुझसे, मैं सबको जानता हूं कौन कितने पानी में। और मैं फिर कह रहा हूं, मीठा बोलने से आदमी मीठा नहीं हो जाता। अपने फायदे के लिए तो बहुत लोग मीठा बोलते हैं, अपने फायदे के लिए तो चुनाव में जाके हमारी बस्ती में बहुत लोग घूमते हैं, हमारे बराबर बैठते हैं, अपने घर से खाना लाते हैं, हमारे बीच में बैठ के खाते हैं, अपने घर से पानी लाते हैं, अपने गिलास में बैठ के हमारे बीच में पीते हैं। क्या हम नहीं जानते? और चुनाव में वोट के लिए पैर छूते हैं, कई दादी बताते हैं, कई चाची, कई बहन बताते हैं, और फिर चुनाव के बाद ढूंढे नहीं मिलते। नेताओं के दरवाजे 75 साल से बंद है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने दल बनाया, बाबा साहब ने दल बनाया, और आज आजाद समाज पार्टी के रूप में हम लोगों ने दल बनाया, गरीबों ने, कि हमें लड़ाई लड़नी है। तो हम गलत नहीं कर रहे हैं। अपनी लड़ाई लड़ना, अपने लोगों की तरक्की सुनिश्चित करना, अपनी भूमिका सुनिश्चित करना, पढ़े लिखे होने का, समाज को फायदा देना, इसमें क्या बुराई है? और जब हम काम करेंगे तो आरोप भी लगेंगे। जैसे आपने कहा कि आप उनको साथ नहीं लेते या उनका साथ नहीं देते, अब मैं चिट्ठी भेज के किसके पास जाऊं? मैं तो दिल्ली के चुनाव में भी एक पार्टी को आगे आओ मिलकर लड़ लेते हैं, अब उन्होंने नहीं हिम्मत जुटाई, तो मैं क्या करूं? मैं तो अपना काम करता हूं, लेकिन मैं फिर इसका क्या प्रदर्शन करूं? मैं तो जब नहीं वो कोई साथ देता तो फिर हम अपने आप मैदान में जाते हैं। लेकिन 70-80 वर्षों की देश की इस राजनीति को अकेले आजाद समाज पार्टी या अकेले चंद्रशेखर आजाद कैसे बदलेगा? देश की राष्ट्रीय पार्टियां अब वो भी इस हालत में है, मैं हाशिए कहूंगी, हाशिए पर आ गई हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैंने बड़े स्ट्रेटेजी देखो, पहली बात यह है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जब आदमी, जो बच्चा पैदा होता है तो उसको नहीं पता होता कि क्या बनेगा। जब नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए थे तो कहीं से किसी ने भविष्यवाणी की थी कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 3-3 बार बनेंगे। आप नहीं कह सकते ये बात कि अकेले चंद्रशेखर, अकेला कहां है चंद्रशेखर? ये जो पूरे देश में इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, पूरे देश में लोग हैं, ये क्या अकेला चंद्रशेखर है क्या? आप चंद्रशेखर को अकेले देखते हो क्योंकि आप देखना चाहते हो, वरना आप ये सोचो कि जहां 22,000-23,000 वोट मिले, क्या 23,000 लोग हमारे साथ नहीं है? क्या उनका परिवार हमारे साथ नहीं है? और ऐसे ही आप देखना, अभी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा 27 से, आपको पता लग जाएगा कि अकेला चंद्रशेखर या इतना बड़ा समूह है जो चाहता है इस गुलामी की वीडियो काटा जाए। 27 की तैयारी पे आऊंगी, बट यहाँ तो मिल्कीपुर में ही आपने खेल कर दिया, समाजवादी पार्टी के बागी को खड़ा कर दिया। नहीं, जिसकी इच्छा है लड़ने की, जो चाहता है, उसको बेचारे को सताया गया। आप जानो कि मैंने कल उसको फोन करके कहा कि हिम्मत करके लड़ो और किसी पार्टी को बुरा मत कहो, अपनी चीजें बताओ कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। मैंने बताया वहां की टीम को, मैंने कोई खेल नहीं किया, उनका लड़ने का मन था, पार्टी को लगा कि अच्छा मजबूत उम्मीदवार है, लड़ लेगा, पार्टी ने उनको टिकट दिया, उत्तर प्रदेश की टीम ने, और जब मुझे बुलाया जाएगा तो मैं भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा। लेकिन सियासत तो उन्हीं नेताओं के बीच होनी है ना। आप आजम खान से आप मिलकर आप मुलाकात कर रहे हैं, 27 की ओर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर कैसे इस राजनीति को कैसे आप बदलेंगे? तो हम अच्छा किस नए आयाम तक आप लेकर जाएंगे? अच्छा बताओ, 1 साल पहले कौन कहता था कि चंद्रशेखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे? आपने कभी आपके स्टूडियो में भी इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि चंद्रशेखर बन जाएंगे, और कोई नहीं कहता था कि अकेले बन जाएंगे। ये संघर्ष करके हमने ये विश्वास पैदा किया ना लोगों में। ऐसे थोड़े मिले 5 लाख से ज्यादा वोट, इतने वोटों से हम जीते, इतने वोटों से प्राइम मिनिस्टर जीते, और प्राइम मिनिस्टर 4 बार पीछे रहे 4 राउंड में, चंद्रशेखर 1 राउंड में पीछे नहीं था। और तब था जब हमारे खिलाफ एनडीए अलायंस भी पूरा और इंडिया अलायंस भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था इसको हरा दे, और बीएसपी के नेता भी जाके मुझे वहां गाली बक रहे थे, तब भी जाके
नहीं आ रहा मैं उन पे, क्योंकि जनता मेरे साथ है। और अगर यही समर्थन इंडिया अलायंस को आपके रहते हुए मिलता तो और फायदा होता ना। उनको फायदा होता, क्योंकि हम तो ज्यादा लड़ ही नहीं रहे थे। हम एक सीट लड़े यहाँ, दूसरी लड़े वहां, क्योंकि मीडिया ये भी कहता है कि चंद्रशेखर पश्चिम के नेता है। तो लड़े नेपाल बॉर्डर पे जाके डुमरियागंज, 80,000 से ज्यादा वोट लिए, राष्ट्रीय पार्टी 30,000 पे रुक गई। ये देखो, ये तो अभी तो देखो ना, अभी तो हम लोग मैदान में आए, संघर्ष कर रहे हैं। अभी पिछले 10 साल संघर्ष किया, वो नहीं दिखता किसी को। जेलें काटी है, दिल्ली में तिहाड़ 2-2 बार काटी, लाठियां खाई हैं, 16-16 महीने जेल काटी, वो नहीं दिखता है। जो सामने होता है वही दिखता है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखता है। बाबा साहब अंबेडकर दिखते हैं कानून मंत्री के रूप में, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने यहाँ पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की नहीं दिखता है। मान्यवर काशीराम साहब दिखते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के चलते हुए एक बड़े नेता के रूप में, लेकिन उन्होंने कितने साल जमीन पर दिए हैं, भूखे प्यासे रह के समाज को आगे बढ़ाए, वो नहीं दिखता है। लोगों को जोड़ने का वो संघर्ष नहीं दिखता है, अभी नहीं दिखेगा। 2027 के बाद आप ही लोग कहोगे कि हम चंद्रशेखर को हल्के में ले रहे थे, चंद्रशेखर ने बहुत बड़ा खेला कर दिया। नहीं, आपको तो हल्के में कोई ले ही नहीं रहा है। इस तमाम पार्टियों के साथ आपकी बातें चल रही हैं, सबसे संबंध अच्छे और बिगड़ रहे हैं, चल रहा है। अब यहाँ यूपी से आगे बढ़कर आप हरियाणा में चले गए, ठीक है, नतीजा सिफर ही रहा हो। अब दिल्ली में भी आप कोशिश कर रहे हैं, 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार लिए हैं। जब जब नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आते तो हम फिर और ज्यादा मेहनत करते हैं, उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं कि अब इसमें ज्यादा मेहनत करना है। ऐसा ही अब आप ना कहो, आप याद करो, मैं कहता हूं, मेरी मुख्यमंत्री के खिलाफ जमानत जब्त हुई थी उत्तर प्रदेश में, मगर मेरे अंदर हिम्मत है मुख्यमंत्री के साथ आंख से आंख मिला के लड़ने की, जिस हिम्मत को उत्तर प्रदेश का कोई नेता नहीं जुटा सकता। मेरे अंदर हिम्मत थी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाके लड़ने की, जिसकी जितनी हिम्मत बड़े बड़े जो हैं नेता नहीं जुटा सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा यू आर राइट ब्रो। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है गोली खा के। और मेरे अंदर हिम्मत थी अकेले लड़ने की, जहां सब कह रहे थे कि भाई ये तो क्या, तो एनडीए अलायंस को जाएगा वोट, इंडिया अलायंस को, तो वो भी हमने करके दिखाया। और फिर मैं कह रहा हूं, ये चैलेंज हमने हरियाणा आपकी बात नहीं बनी, तो इसलिए आप इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुए। हाँ, हम तो कोशिश कर रहे थे, कल कोई हमसे ना थी ना आपकी, तो संरक्षण और साथ तो उन्हीं नेताओं का लेने की कोशिश आपने की। संरक्षण तो हम संविधान का लेके बैठे हैं, और साथ इसलिए जरूरी है क्योंकि एनडीए जो 3 बार से सत्ता में, वो भी 30-35 पार्टियों का अलायंस करके घूम रही है, और इंडिया अलायंस भी इतनी पार्टियों का अलायंस करके घूम रहा है। आप मुझसे क्यों कह रही है कि भाई मैं संरक्षण लेना चाह रहा हूं? मैं तो चाहता हूं कोई अच्छा अगर आदमी है और परेशान है तो मेरे साथ मिलकर अगर आगे बढ़ना चाहता, तो क्या बुराई है? मैं तो कोशिश कर रहा हूं। तो आपकी राजनीति, मेरी कोशिश जीतने की है, दूसरे राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए। हाँ, आपकी भी राजनीति क्या दूसरे राजनीतिक दलों की तरह बीजेपी विरोधी है क्या? ये मैं ये मानकर चलूं? मेरी राजनीति अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए और उनकी तरक्की के लिए है, और किसी का विरोध, वैचारिक विरोध मेरा आरएसएस भाजपा से है, वो रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि वो अपना चरित्र छोड़ेंगे और मैं अपना नहीं छोड़ूंगा। वो अपने विचार पे खड़े और हम लोग अपने विचार पे खड़े, मानवता के विचार पे खड़े, सदगुरु रविदास जी महाराज के। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। हम अपने विचार पे खड़े हैं, बेगमपुरा के राज पे बिना गम का राज, और वो अपने विचार पे खड़े हैं, तो वो रहेगा। लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट कर दूं कि हमारी राजनीति जनता को मुख्य धारा में लाने की है, जो 75 साल में सरकारें नहीं कर पाई है, क्योंकि वो इच्छा शक्ति नहीं थी। मैंने कहा कि आपने 6 महीने में रेत पे शहर बना दिया, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होती तो आप इन वर्गों को भी ऊपर उठा के आज मुख्य धारा में ला सकते थे। जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देश का एक इतना बड़ा तबका अगर पीछे है तो ये सरकारों का फेलियर है जिनको मौका मिला है, ये मेरा फेलियर नहीं है। सही पकड़े हैं। संगठन को मजबूत और बड़ा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और हमें फॉलो करें। धन्यवाद। मजा आया।